दोस्तों, मैं दीपक सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं दीपक सिन्हा क्लासेस में। 29 दिसंबर को आप लोगों का प्री बोर्ड का पेपर है क्लास 12th हिस्ट्री का। और इस चैप्टर में से बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, इस चैप्टर में से मैं आप लोगों को प्री बोर्ड के लिए सिर्फ 3 क्वेश्चन करवा रहा हूं। पहले इन 3 क्वेश्चनों को याद करना, उसके बाद ही किसी चौथे क्वेश्चन पर आप लोग कार्रवाई करना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ध्यान समझना, पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 3, 3 क्वेश्चन कराने, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 अपने नोट्स का। पूरे नोट्स की स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि महाभारत प्राचीन काल के सामाजिक मामदंडों यानी कि पारिवारिक मूल्य का अध्ययन करने का एक अच्छा स्रोत है। इस कथन की उचित तर्क के साथ व्याख्या कीजिए। यानी कि जो महाभारत में घटना घटी, हम आज के समय में उससे एक आकलन लगा सकते हैं कि ऐसी घटनाएं और ऐसे कार्य जो अभी हो रहे हैं पहले भी हुआ करते थे। एक और क्वेश्चन है, महाभारत के द्वारा हमें उस समय के सामाजिक इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। उस समय के समाज के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि क्या क्या होता था उस समय। तीसरा क्वेश्चन, महाभारत कालीन भारतीय सामाजिक जीवन की प्रमुख विशेषताओं पर एक निबंध लिखिए। तो निबंध के लिए 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और 7 पॉइंट्स मैंने दिए हुए हैं। और लास्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक इतिहास की निर्माण में आदर्श मूल्यक संस्कृति ग्रंथों की भूमिका स्पष्ट करो। कि उस ग्रंथों के अंदर पुराने सामाजिक इतिहास के बारे में, महाभारत के इतिहास के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। यानी कि आकलन करना है हमें महाभारत के समय का, कि महाभारत के समय क्या क्या घटनाएं घटती थी, किस किस प्रकार की परंपराएं थी और किस किस तरह के वहां कार्य किए जाते थे। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आंसर पे आते हैं। आंसर ध्यान देना, मैं बहुत ही स्लो पढ़ता हुआ जाऊंगा एक एक वर्ड, क्योंकि हिस्ट्री का मतलब है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आप लोग लिख सकते हो। हिस्ट्री को आप रट्टा नहीं मार सकते। आंसर कह रहा है कि यह कथन उचित है कि महाभारत प्राचीन काल के सामाजिक मापदंडों के अध्ययन का एक अच्छा स्रोत है। सामाजिक मापदंडों को मापने के लिए महाभारत एक अच्छा स्रोत है। बीच में रोकना चाहूंगा और ये कहना चाहूंगा कि आप लोगों को आंसर से ही, आंसर में अच्छा होगा तो भी एग्जामिनर आप लोगों को मार्क्स देगा। तो आप लोग आंसर पढ़ोगे और देखोगे तो आप लोगों को मालूम चलेगा कि हाँ, आंसर मैंने किस तरीके से लिखा हुआ है कि आपको समझ में आए। आंसर के पहले लाइन को फिर से रिपीट करता हुआ मैं कह रहा हूं कि यह कथन उचित है कि महाभारत प्राचीन काल के सामाजिक मापदंडों के अध्ययन का एक अच्छा स्रोत है। महाभारत 2 परिवारों के बीच युद्ध का चित्रण है। इसके मुख्य पात्र सामाजिक मापदंडों का अनुसरण करते हैं और कभी कभी इनकी आलोचना की जाती है, जो कि निम्नलिखित वर्णन से स्पष्ट होता है। यानी कि जो हमें सामाजिक अनुसरण करना है, सामाजिक मापदंड करना है भारतीय महाभारत का, वो एक अच्छा स्रोत है कि हमें मालूम चल जाए कि आज की समाज में जो घटनाएं घट रही हैं, ऐसी घटना नई नहीं है, इनका इतिहास पुराना रहा है। प्राचीन समय में भी था और महाभारत के समय में भी था। पहला पॉइंट, यहां और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। कह रहा है कि बंधुता के रिश्ते में परिवर्तन। आज के समय में देख लो, बंधुता के रिश्ते में परिवर्तन बहुत है, कूट कूट के भरा हुआ है। भाई भाई एक दूसरे का दुश्मन है। एक ही घर के अंदर रहने वाले भाई एक दूसरे का चेहरा, नजर तक भी मिलाना पसंद नहीं करते और वही जमीन जायदाद के लिए वो लोग दुश्मन हो जाते हैं। तो पहला पॉइंट कहता है कि बंधुता के रिश्ते में परिवर्तन। अब मैं पढ़ जाऊंगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्या है कि महाभारत के समय बंधुता के रिश्ते में परिवर्तन आया। इसमें बांधवों के 2 दलों, कौरवों और पांडवों के बीच भूमि और सत्ता के प्रश्न पर संघर्ष हुआ, जिसमें पांडव विजयी हुए। इन संबंधियों से आपसी संघर्ष का उदाहरण है।
देखा, आपसी संघर्ष का एक उदाहरण मिलता है कि ऐसी आपसी संघर्ष पहले भी थे और महाभारत में तो इस संघर्ष के कारण युद्ध हुआ जिसमें पांडव विजयी हुए। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है पितृवंशिक उत्तराधिकारी का सुदृढ़ होना। कह रहा है पितृवंशिक उत्तराधिकारी पहले से लागू था, परंतु पांडवों की विजय के पश्चात यह आदर्श अधिक सुदृढ़ हो गया कि भैया बाप के बाद अब वारिस कौन होगा? बेटा होगा, उसका पुत्र। और ये परंपरा ऐसा नहीं कि महाभारत में पांडवों के जीतने के बाद से स्टार्ट हुई, ये परंपरा तो बहुत पहले प्राचीन समय से थी, लेकिन मोहर लगा दी किसने? पांडव के कौरव और पांडवों के बीच के युद्ध ने मोहर लगा दी और पांडव जब जीते तो इस पे पूरी की पूरी मोहर लग गई। अब आ जाओ विवाह के नियम। विवाह के नियम कह रहा है कि कन्याओं का विवाह उचित समय और उचित व्यक्ति से किया जाता था। उस समय बहुपति विवाह, जो बहुपति विवाह था, बहुपति विवाह युद्ध या संकट में होते थे। बहुपति विवाह युद्ध या संकट में होते थे। द्रौपदी विवाह बहुपति विवाह का उदाहरण है। उस समय अंत विवाह, बहिर्विवाह, बहुपत्नी विवाह प्रथा भी प्रचलित थी। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ स्त्री धन। स्त्री धन कह रहा स्त्री का स्थान महत्वपूर्ण था। उस समय स्त्री का स्थान महत्वपूर्ण था। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? आगे देखो। द्रौपदी का अपमान महाभारत का कारण बना। देख लो, द्रौपदी स्त्री का स्थान महत्वपूर्ण ना, तो द्रौपदी के अपमान के कारण क्या हुआ? युद्ध हुआ। और ऐसा युद्ध जो आज हम पढ़ रहे हैं। कह रहा है कुंती का चरित्र, पांडवों की मां कुंती का चरित्र और सम्मानजनक स्थिति स्त्री की दशा का उदाहरण है कि एक स्त्री के अपमान पे महाभारत युद्ध खिंच गया और कुंती जी का चरित्र, सम्मानजनक उनकी स्थिति, एक ये बहुत अच्छा उदाहरण है कि उस समय स्त्रियों का स्थान उच्च था। आगे गांधारी ने भी, गांधारी दुर्योधन की मां, गांधारी दुर्योधन की मां महाभारत के अंदर उन जैसा व्यक्ति जिन्होंने सिर्फ जायज बोला है। तो कह रहा है कि गांधारी ने भी दुर्योधन को युद्ध ना करने का परामर्श दिया, परंतु उसके द्वारा ना मानने के कारण अंत में वह युद्ध में लड़ा और हार गया। उसके द्वारा मतलब दुर्योधन के द्वारा ना मानने के कारण अंत में वह युद्ध में लड़ा और हार गया। ठीक है, तो यहां पे स्त्री का स्थान आपको मालूम चल गया कि महाभारत में कैसा था। पांचवा द्वित कीड़ा। द्वित कीड़ा गैम्बल कह रहा है कि राजाओं ने द्वित कीड़ा का प्रचलन यह दर्शाता है कि उनमें बुराइयां आ गई थी। यानी कि जुआ क्या है? बुराई। प्राचीन समय में जुए को क्या कहा जा रहा है? महाभारत के समय में क्या कहा जा रहा है? जुआ खेलना बुराई। लेकिन आज के टाइम में देख लो भैया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर लोग खेल रहे जुआ, और लोग जुआ खेलने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां, मतलब कि बड़े बड़े लोग, आर्टिस्ट लोग उसको प्रमोट भी कर रहे हैं। कह रहा है कि राजाओं ने द्यूत कीड़ा का प्रचलन यह दर्शाता है कि उनमें बुराइयां आ गई थी। कौरवों द्वारा छल कपट उनके नैतिक पतन को दर्शाता है। कौरवों ने छल कपट किया था। शकुनी मामा में मामा, शकुनी मामा, मामा ने तगड़ा छल किया और पांडवों को दूध कीड़ा में हराया। छठा पॉइंट, श्रोताओं की जानकारी। अब श्रोताओं की जानकारी से क्या मिलता है हमें? भाई ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ करने वालों से ही जानकारी मिलेगी, देखने वालों से भी तो जानकारी मिलेगी। कह रहा है कि इतिहासकार श्रोताओं के बारे में जानकारी जानते हैं क्योंकि बताते हैं, क्योंकि यहाँ गलत देखो है, लेखक ग्रंथ की रचना करते समय श्रोताओं की जानकारी रखते हैं कि श्रोताओं ने क्या क्या कहा, उन्होंने क्या क्या देखा, उनकी जानकारी लेखक रखते हैं। सातवां पॉइंट, संकलन या रचनाकार। कह रहा इतिहासकार रचनाकार था।
वे संकलन का काल जानने की कोशिश करते हैं ताकि इस संदर्भ में उसका विश्लेषण कर सके। जितने भी हमने बातें पढ़ी, लेखकों ने ये सारा शोध किया होगा ना, तभी तो हम ये सारी बातें पढ़ रहे हैं। तो इस आंसर में, इस क्वेश्चन में हमें मालूम चला कि सामाजिक व्यवस्था महाभारत के समय कैसी थी, और जो जो उस समय हुआ वो आज भी विद्यमान है, और महाभारत से पहले भी विद्यमान था, लेकिन महाभारत की घटनाओं ने उसको क्या कर दिया, स्पष्ट कर दिया कि ऐसा ही होता चला आ रहा है। डन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 इस चैप्टर का। 3 क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही किसी चौथे क्वेश्चन में हाथ लगाना। प्लेलिस्ट में आपको पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग मिल जाएगी नोट्स की। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें मेहनत करी हुई है, ध्यान देना इस क्वेश्चन के अंदर। पहला क्वेश्चन है, आंसर एक ही है, बस 5-6 क्वेश्चन इसके। 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के सामाजिक विषमताओं का वर्णन करो। वर्ण व्यवस्था के दायरे में, वर्ण व्यवस्था के दायरे में और उससे परे, उससे परे। एक तो वर्ण व्यवस्था के बारे में बताना है और एक उससे परे बताना है कि भैया वर्ण व्यवस्था के बाद भी लोग थे तो उनको किस वर्ग में रखा जाता था। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन। कह रहा है कि जातिगत ढांचे में एकीकरण प्राय एक जटिल प्रक्रिया कैसे थी, उदाहरण देकर व्याख्या कीजिए। फिर से रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को कि जातिगत ढांचे में एकीकरण प्राय एक जटिल प्रक्रिया कैसे थी, उदाहरण देकर व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन, जाति पर आधारित सामाजिक वर्गीकरण क्या था, जाति पर आधारित सामाजिक वर्गीकरण क्या था, श्रेणियां क्या थी, उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति की अवधारणा कैसे अस्तित्व में आई, जाति की अवधारणा अस्तित्व में कैसे आई, ये वर्ण से किस प्रकार भिन्न थी। 4 वर्ण तो शुरू से ही है, 4 वर्ण शुरू से ही है। जाति किस प्रकार से अस्तित्व में आई और ये वर्ण से किस प्रकार भिन्न थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या जातियों में सामाजिक गतिशीलता थी, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। और एक और 2 क्वेश्चन और हैं। कह रहा है कि 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के काल में समाज अधिक जटिल हुआ। इस चुनौती की प्रक्रिया में ब्राह्मणों ने क्या किया, ब्राह्मणों का क्या रोल था और उन्होंने क्या किया। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आरंभिक समाज में नए नगरों के उदय में सामाजिक जीवन को किस प्रकार जटिल बनाया है। यानी कि ये 6 क्वेश्चन है, 6 2 ये 4 5 6 7 8 और तेरी 8 क्वेश्चन, आंसर एक ही है। और जिसको नोट्स चाहिए वो कॉल कर सकता है, उसको नोट्स उसके व्हाट्सएप पे पीडीएफ मिल जाएगी। अब आ जाओ आंसर पे। कह रहा है कि आप जाति शब्द से वंचित होंगे जो सामाजिक वर्गीकरण को दर्शाता है। हैशटैग करके लिखा हुआ है सामाजिक विषमताएं, व्यवसाय के नियम, कौन कौन क्या क्या करता था और किस किस कार्य से वो लोग अपनी आजीविका कमाते थे, और कौन कौन से कार्य ऐसे थे जो शुद्ध माने गए और कौन कौन से कार्य ऐसे थे जिनको शुद्ध नहीं माना गया। ये सारी बातें आप इस आंसर में पढ़ोगे। तो पहला पॉइंट है धर्म सूत्र। कह रहा है कि, और प्लीज जरा सा इस बात को ध्यान देना, ये मैंने जो ये किया है ना, एग्जाम में भी प्लीज आप इसी तरीके से अपने पॉइंट्स को लिखना। पहले पॉइंट लिख के नीचे उसको एक्सप्लेन करोगे ना, तो एग्जामिनर को वो पॉइंट साफ साफ दिख जाएगा और उसने ऐसा देख लिया कि आपके पॉइंट क्लियर है, तो नीचे का कंटेंट भी ना पढ़ते हुए वो आपको मार्क्स देके आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। ये मैंने ग्रेजुएशन में भी किया, मास्टर डिग्री में भी किया, डबल एम में हूँ। इस चीज का मुझे फायदा हुआ और इसकी तारीफ भी टीचरों ने करी है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ आप लोगों को। आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे, धर्म सूत्र। कह रहा है कि धर्म सूत्रों और धर्म शास्त्रों में एक आदर्श व्यवस्था का उल्लेख किया गया था जो वर्ग आधारित थी। इनके अनुसार समाज में 4 वर्ग थे, 4 वर्ग थे, ये गलत है। ठीक है, 4 वर्ग थे। इस व्यवस्था में ब्राह्मणों को पहला दर्जा था
और शूद्रों को सबसे निचले स्तर पर रखा गया था। ब्राह्मणों का क्या था? सबसे ऊंचा दर्जा, नंबर 1 की उपाधि पे कौन थे? ब्राह्मण। और शूद्र सबसे नीचे की पदवी पे थे। अब आ जाओ सेकेंड पॉइंट, उचित जीविका। अब जीविका कमाने के लिए कौन कौन क्या क्या करता था? कह रहा है कि धर्म सूत्रों और धर्म शास्त्रों में चारों वर्गों के लिए आदर्श जीविका से जुड़े कई नियम मिलते हैं। आदर्श जीविका, आदर्श जीविका कि वो क्या कार्य करते थे जिनसे उनको उनके कार्य करने पे आजीविका मिलती थी, पैसा मिलता था। आगे, ब्राह्मणों का कार्य अध्ययन, वेदों की शिक्षा, यज्ञ करना और करवाना था तथा उनका काम दान देना और दक्षिणा लेना था। ये तो हो गए ब्राह्मण। आगे, क्षत्रियों का कर्म युद्ध करना, भाई क्षत्रिय है तो युद्ध तो करेगा ही। लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना और दान दक्षिणा देना था। तो ये तो क्या, चार वर्णों में ये दो हो गए, ब्राह्मण और क्षत्रिय। अब कह रहा है अंतिम 3 कार्य वैश्यों के लिए थे। जो क्षत्रिय करते थे उनमें जो 3 कार्य, सबसे नीचे वाले कार्य जो थे वो किसके लिए थे? वैश्यों के लिए थे। और ऊपर हमने पढ़ा कि जो शूद्र थे सबसे निचले थे, यानी कि 4 वर्ण ब्राह्मण, 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण के, ये 4 वर्ण थे जाति के। अब आ जाओ क्षेत्रीय राजा। शस्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय राजा हो सकते थे, किंतु यहां प्रश्न चिन्ह लगा दिया, किंतु। देखो फिर से पॉइंट को रिपीट कर रहा हूं कि शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय राजा हो सकते थे। भाई शास्त्र कहते हैं कि सिर्फ क्षत्रिय ही होते थे राजा, किंतु कई औरों को भी राजा देखा गया है। आगे पढ़ते हैं कि अनेक महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्गों से भी हुई है। वो क्षत्रिय नहीं थे लेकिन वो राजवंश, उनका राजवंश था। मौर्य, आ जाओ जी, मौर्य जिन्होंने एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया। बौद्ध ग्रंथों में यह इंगित किया गया है कि ये क्षत्रिय थे, किंतु ब्राह्मण शास्त्र उन्हें निम्न कुल का मानते हैं। बौद्ध क्या कह रहे हैं कि भैया वो क्षत्रिय है, मगर ब्राह्मणों के लेख में वो क्षत्रिय नहीं है। तो ब्राह्मणों के लेख में अगर वो क्षत्रिय नहीं है तो निम्न हुए, तो ब्राह्मण ऐसा क्यों कह रहे हैं कि केवल क्षत्रिय ही राजा हो सकते हैं? तो यहां पे बात गलत हो गई ना। तो यहां पे ये बात क्लियर हो गई कि जरूरत नहीं है कि क्षत्रिय ही राजा हुए, एक निम्न कुल का व्यक्ति भी राजवंश चला सकता था, राजा हो सकता था। उदाहरण दिया गया है मौर्य। अब मौर्य क्षत्रिय है, उसके बारे में बौद्ध ग्रंथों में मिला है। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट, जाति और सामाजिक गतिशीलता। जाति और सामाजिक गतिशीलता कह रहा है कि ब्राह्मण अवधारणा में वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित थी, किंतु वर्ण जहां मात्र 4 थे, वर्ण कितने थे? 4 थे, वहां जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी। वस्तुतः कहीं भी ब्राह्मणी व्यवस्था का नए समुदाय से आमना सामना हुआ। ब्राह्मणों का नए समुदाय से क्या हुआ? आमना सामना हुआ। उदाहरण के तौर पर जंगल में रहने वाले निषाद या फिर व्यवसायिक वर्ग जैसे स्वर्णकार, जिन्हें 4 वर्णों वाली व्यवस्था में समाहित करना संभव नहीं था, उनका जाति में वर्गीकरण कर दिया गया। ऐसे लोग जिनको वर्ण व्यवस्था में सम्मिलित नहीं किया जा सकता था, उनको वर्ग जाति में विभाजित कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, 6 पॉइंट है इसकी और वीडियो 21 मिनट की हो गई है।
कह रहा है कि 4 वर्णों से परे एकीकरण। कह रहा है कि संस्कृत साहित्य में जब ऐसे समुदाय का वर्णन उल्लेख आता है तो उन्हें कई बार विचित्र, असभ्य और पशुवत चित्रित किया जाता है। ऐसे कुछ उदाहरण वन प्रांतर में बसने वाले लोगों के हैं, जिनके लिए शिकार और कंदमूल संग्रह करना जीवन निर्वाह का महत्वपूर्ण साधन था। ऐसे भी लोग थे जो जंगल में निवास करते थे और कंदमूल खाकर अपने जीवन का व्यतीत करते थे। निषाद वर्ग, आगे पढ़ रहा हूं, निषाद वर्ग जिसमें एकलव्य जुड़ा था, इसी का एक उदाहरण है। ठीक, अब आ जाओ लास्ट। कह रहा है कि शक राजा रुद्रमन, ब्राह्मण लोग शकों को जो मध्य एशिया से भारत आए थे, मलेच या बर्बर मानते थे। जो ब्राह्मण लोग थे शकों को मलेच या बर्बर मानते थे, परंतु संस्कृत के आरंभिक अभिलेखों में प्रसिद्ध शक राजा रुद्रदामन द्वारा सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण का वर्णन मिलता है। इससे यह ज्ञात होता है कि शक्तिशाली मलेच संस्कृत परंपरा से क्या थे, परिचित थे। ठीक, तो ये विभिन्नता थी, सामाजिक विभिन्नता कह रहा हूं। ये था 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक के काल का एक झलक। अब आ जाओ, हम बड़े मलेच की बात कर रहे हैं ना, जो जाति से परे थे, अब उनके बारे में पढ़ लेते हैं। जो वर्ण व्यवस्था में थे ही नहीं, लेकिन उनका स्थान बाहर अलग था। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे नोट्स का, लेकिन प्री बोर्ड के लिए ये कहूंगा क्वेश्चन नंबर 3। किराए अस्पृश्य या चंडाल किसे कहा जाता था और मनुस्मृति के अनुसार चंडालों के क्या कर्तव्य थे? मनुस्मृति के अनुसार चंडालों की क्या विशेषता, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। मनुस्मृति के अनुसार चंडालों की क्या विशेषता और कार्य थे? कुछ चीनी यात्रियों ने उनके बारे में क्या लिखा है? नेक्स्ट, मनुस्मृति में वर्णित चंडालों के कर्तव्य का वर्णन करते हुए यह स्पष्ट कीजिए कि चंडालों ने शास्त्रों में निर्धारित अपने हीन जीवन को स्वीकार कर लिया होगा या उनमें संदेह की भावना है। यानी कि चंडाल लोग जिस प्रकार के कार्य करते थे, जिस प्रकार का उनका रहन सहन था, तो ऐसा तो नहीं है कि चंडाल लोगों ने उस जीवन को मान लिया कि यही हमारा जीवन है, हम चंडाल कहलाते हैं। हमारा समाज में जिस प्रकार से अनादर और जिस प्रकार से हमारे साथ भेदभाव किया जाता है, तो वो उचित है। क्या चंडालों ने ऐसा मान लिया था या कुछ परिवर्तन हुए हैं, कुछ ने अपने आप को ग्रो किया है? तो इसके अंदर हमें चंडालों की दशा के बारे में पढ़ना है कि चंडाल थे तो थे कौन, क्या कार्य करते थे, कहां रहते थे, ये सारी बात की जानकारी हमें हासिल करनी है। अब आ जाओ आंसर पे। आंसर को एक बार पूरा पढ़ जाऊंगा, टॉप टू बॉटम, पहला पैराग्राफ, फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। क्या है कि ब्राह्मण कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था से बाहर मानते थे, इन्हें अस्पृश्य घोषित किया गया था। ब्राह्मणों का यह मानना था कि कुछ कर्म पवित्र हैं, ध्यान देना इस बात पर, कुछ कर्म पवित्र हैं, जो कार्य वह करते थे उनको वह पवित्र कार्य की श्रेणी में नहीं मानते थे। जो कार्य वह करते थे, यानी कि निषाद कह रहा हूं, चंडाल जो कार्य करते थे वे पवित्र कार्य की श्रेणी में नहीं मानते थे। जैसे आगे, ब्राह्मण जैसे यज्ञ करना, पूजा पाठ करना आदि कार्य करते थे, लेकिन इसके विपरीत कुछ कार्य ऐसे थे जिन्हें दूषित कार्य माना जाता था, जैसे शवों का संस्कार करना, आत्मसंस्कार करना, मरे हुए पशुओं को छूना आदि। इन कार्यों को करने वाले को चंडाल कहा गया है और
चंडाल वर्गों से अलग थे, यानी कि 4 वर्णों से, जो 4 वर्ण थे हमारे, उनसे अलग थे। आशा करता हूं आपको पहला पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। मनुस्मृति के अनुसार चंडालों के निम्नलिखित कार्य थे। देखा, ऊपर के पैराग्राफ में बताया गया कि ब्राह्मण उन कार्य को अशुद्ध माना करते थे जो खराब थे, क्योंकि ब्राह्मण जो कार्य करते थे वो शुद्ध थे। तो ये चंडाल कौन कौन से कार्य करते थे नीचे पढ़ेंगे, और दशा क्या थी नीचे पढ़ेंगे हम। पहला, उन्हें गांव के बाहर रहना होता था। वे फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। मरे हुए लोगों के वस्त्र तथा लोहे के आभूषण पहनते थे। रात्रि में गांव और नगरों में चल फिर नहीं सकते थे। जिन मृतकों का कोई संबंधी नहीं होते थे, इनका अंतिम संस्कार इन्हें करना पड़ता था। ये सारे कार्य चंडाल करते थे। छठे पॉइंट में मैंने चीनी यात्रियों का वर्णन किया हुआ है कि ये बात चीनी यात्रियों ने कही। चीन से आए चीनी बौद्ध भिक्षु फासियन का कहना है कि इन लोगों को सड़क पर या गांव में आने से पहले करताल बजाकर अपने आने की सूचना देनी होती थी। जब ये लोग गांव में आते थे, प्रवेश करते थे, तो करताल, किसी प्रकार का बाजा नहीं, कोई भी हाथ में ऐसा साधन जिससे कि आवाज निकले, ध्वनि उत्पन्न हो और गांव के लोगों को मालूम चल जाए कि हम लोग गांव में प्रवेश कर रहे हैं। तो उस समय एनसीईआरटी की बुक की लाइन को बोल रहा हूं मैं, उस समय गांव के लोग क्या करते थे कि अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि ये माना गया था कि अगर उन्होंने अपनी आंखों से उनको देख भी लिया ना, तो वो अशुद्ध हो जाएंगे। तो इस तरह के चंडाल थे। आगे आ जाओ ग्रंथ में यहां पर जो बात कही गई है वो सिर्फ ये कही गई है कि क्या उन्होंने अपने इस जीवन को मान लिया या नहीं। तो कह रहा है ग्रंथों में संदेह की दृष्टि, कह रहा है कि अब्राह्मणीय ग्रंथों में चित्रित चंडालों का विश्लेषण करके इतिहासकारों ने ये जानने का प्रयास किया है कि क्या चंडालों ने शास्त्रों में निर्धारित अपने हीन जीवन को स्वीकार कर लिया था कि भैया जिस प्रकार का हम कार्य करते हैं अब वो हमारा ही कार्य है, तो उसे क्या उन लोगों ने स्वीकार कर लिया था या नहीं। आगे इतिहासकार ये निष्कर्ष देते हैं कि कुछ स्थानों पर ये जीवन स्वीकार कर लिया गया था कि भैया अब यही हमारा कार्य है, यही हमारा जीवन है, इसी तरीके से हमें रहना है, इसी तरीके का जो व्यवहार होता है हमारे साथ उसको हम मान लेते हैं। और कुछ स्थानों पर इसमें असमानता दिखाई पड़ती है कि उन लोगों ने अपने आप को ग्रो किया, इसलिए असमानता दिखाई पड़ती है। आशा करता हूं कि आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा, और जो स्टूडेंट यहां तक पढ़ता हुआ आया होगा तो प्लीज उसको अच्छा जरूर लगा होगा, तो वो लाइक शेयर फॉलो जरूर करें, अपने यार दोस्तों में शेयर जरूर करें। अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।